वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है फेमा की। फेमा 1999 में जो आया था हमको उसकी बात करनी है। राइट, हम चार्ट से बात करेंगे फेमा की, बट फेमा को चार्ट से पढ़ने के पहले पहले एक बार हम थ्योरी पे चलते हैं और देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। राइट, तो हम चले साहब अपने थ्योरी पोर्शन पे। लेट्स सी इसका बैकग्राउंड क्या है। साहब फेमा के पहले कौन से दूसरे लॉ हुआ करते थे जिससे ये इंटरनेशनल ट्रेड गवर्न होता था। याद रखना साहब, सबसे पहली बात तो फेमा में जो अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी है आपकी आरबीआई। राइट, फेमा में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कौन सी है आपकी आरबीआई। चले, तो इंट्रोडक्शन की बात करें कि भाई हमें ये एक्ट क्यों चाहिए पड़ा। The evolving global economy and the increase in international trade and international trade and investment created a need for managing the foreign exchange effectively in India. सब फेमा के पहले एक नया रूल हुआ, मतलब पुराना रूल हुआ करता था जिसका नाम था फेरा। फिर क्या आया आपका फेमा। अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे सब फेरा में और फेमा में, तो यहाँ पर आर है और यहाँ एम है। राइट, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये था आपका 1973 में और ये आया 1999 में। फेमा और फेरा, तो इसके पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था फेमा के पहले? फेरा। फेरा और फेमा में सिर्फ किसका एक वर्ड का डिफरेंस है, एक शब्द, एक अल्फाबेट का डिफरेंस है। सब फेरा में आर हुआ करता था, फेमा में एम हुआ करता है। आर स्टैंड्स फॉर रेगुलेट, एम स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट। बहुत डिफरेंस है भाई रेगुलेट और मैनेजमेंट में। रेगुलेट मतलब, अरे भाई पुराने जमाने में फादर मदर, मतलब हमारे जमाने में बचपन में सब हम लोगों को रेगुलेट किया जाता था कि भाई ये काम नहीं करना तो नहीं करना। अगर पेरेंट्स ने बोल दिया कि भाई आज पार्टी न्यू ईयर मनाने नहीं जाना तो नहीं जाना। राइट, वो है रेगुलेशन। बट आजकल के जमाने में क्या होता है साहब? मैनेजमेंट। बेटा जाओ न्यू ईयर पार्टी में, क्योंकि आपको पता है बच्चा मानेगा तो है नहीं, बट आपको मैनेज करना पड़ता है। बेटा वहां लेना मत, राइट, कोई भी ऐसी चीज मत लेना, कोई भी तरल पदार्थ। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो इसी तरीके से आरबीआई ने पहले था रेगुलेशन कि भाई हम आपको फॉरेन एक्सचेंज तो देंगे ही नहीं किसी भी काम के लिए। बट अब क्या कर दिया उन्होंने, इस चीज को थोड़ा सा लूज कर दिया है, थोड़ा सा लिबरल कर दिया हल्का सा, कि भाई ठीक है आप फॉरेन एक्सचेंज ले लो, सब्जेक्ट टू दिस कंप्लायंस। फॉरेन एक्सचेंज इतना मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू इनकी अप्रूवल, सब्जेक्ट टू ये काम, सब्जेक्ट टू वो काम। तो अब इन्होंने मैनेज करना चालू कर दिया। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। क्यों करना पड़ा? क्योंकि बीच में आई थी आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, सारे के सारे वो क्या कहते हैं, अपना कंट्रीज ने अपने अपने द्वार खोल दिए साहब एक दूसरी कंट्री से ट्रेड करने के लिए। तो लॉ ने बोला यार ये वाली चीज अगर ये आ रही है और अगर इंडिया भी इसका पार्ट है, इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है, भारत ने भी एक्सेप्ट किया है, इन दैट केस यू नीड टू चेंज द फेरा टू फेमा। आपको रेगुलेट नहीं करना पड़ेगा। अब आप फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट नहीं कर सकते, समहाउ आपको मैनेज करना पड़ेगा आपको फॉरेन रिजर्व को, और मैनेज करने के लिए आपको अकॉर्डिंगली अलग अलग नए नए रूल्स लाने पड़ेंगे। इसीलिए ये फेमा चला गया, और सॉरी फेरा चला गया और ये फेमा आ गया। This lead to the development of the exchange control laws. Here are a brief history. अच्छा, तो भाई हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से पहले एक्ट हुआ करते थे फेरा वाले के पहले, वो बात करें। सब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के समय की बात है। द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स इंट्रोड्यूस फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल लॉज इन 1939। राइट, ये 1939 में ये रूल्स ऐसे आते थे। इंडिपेंडेंस के बाद क्या था? In 1947, the Foreign Exchange Regulation Act (FERA) was enacted. It was later replaced by a revised version (FERA 1973). Revised version 1973 ज्यादा इफेक्टिव था as compared to post independence FERA. फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी
एलपीजी वाला कंसेप्ट आया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है बेटा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. In 1991, India began liberalizing its economy, which allowed for the free movement of foreign exchange for trade and investment purpose. और आपको अगर ये करना था तो ऑब्वियसली फेरा का कोई ऑब्जेक्टिव बचा ही नहीं. This liberalization lead to a significant increase in foreign exchange inflows and reserves. ये हुआ इससे. Modern regulation 2000. To manage the growing foreign exchange reserve efficiently, the Foreign Exchange Management (FEMA) was enacted. FEMA came into effect on 1st June 2000, replacing FERA. 1999 में आया है, बट इफेक्टिव कब से हुआ? 6 महीने बाद से, 1 जून 2000 से. राइट. The introduction of FEMA marked a significant control to management of foreign exchange, aligning with the India's liberalized economic policy. क्योंकि भाई जो इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन हुआ था 1991 में, आपको उसके साथ में काम करना है, अलाइन करना है तो ऑब्वियसली आपको अपनी फॉरेन एक्सचेंज को द्वार खोलने पड़ेंगे एक दूसरी कंट्रीज को ट्रेड करने के लिए. इनफ्लो आउटफ्लो रहेगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो लॉ ने बोला हमको ये वाले एक्ट की जरूरत आन पड़ी. कुछ फीचर्स है सब इस वाले एक्ट के. पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन manages financial transaction between people living in India, मतलब resident and those living abroad NR. याद रखना, फेमा आपका लगेगा कब? जब एक ट्रांजैक्शन होगा जिसमें एक पार्टी भारत के अंदर की, एक पार्टी भारत के बाहर की. इन दैट केस ओनली फेमा विल अप्लाई. या फिर सब प्रॉपर्टी इंडिया की है, बंदा बाहर का है, प्रॉपर्टी बाहर है, इंडिया का बंदा खरीद रहा है, तो फेमा अप्लाई होगा. ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है फेमा के लिए. इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मेड बाय द नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया. भाई बाहर वाले इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी फेमा लगेगा. रेगुलेट्स ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट, यहां वाले नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी फेमा लगेगा. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, आप मान के चले, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करें. सिंपल तरीके से याद रखने वाला, एग्जाम में ये वर्ड नहीं लिखना है, बहुत ध्यान से. दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है करंट, एक होता है कैपिटल. सिंपल याद रखने के लिए क्या है साहब? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करे, मतलब जो रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस हैं ड्यूरिंग द ईयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जो आपके बैलेंस शीट को हिट करे, एसेट्स लायबिलिटीज क्रिएट करने वाली बात करें या कम करने वाली बात करें, वो क्या होता है आपका? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. ये बात सिर्फ दिमाग में याद रखने वाली बात है, आपको ये कहीं लिखना नहीं है. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउज सर्टेन ट्रांजैक्शंस टू बी कैरीड आउट फ्रीली, impose reasonable restrictions where necessary. सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में शेड्यूल 1 में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको ये 10 काम के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा, वो वाली चीज है. कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है कि भाई आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को, बहुत सारे लोन्स को कंट्रोल किया है, बहुत सारे लोन्स को, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को आपने अलाउड किया है. एग्रीकल्चर में फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है, साफ साफ मना है. रियल एस्टेट में नहीं है अलाउड. क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है यार, 2 नंबर वाला पैसा. एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रिक्वायर दैट मनी अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू बी ब्रॉट बैक टू इंडिया. सेक्शन 8(9) रिपेट्रिएशन वाली बात करता है कि भाई जल्दी जल्दी आपको जो आपने एक्सपोर्ट किया है वो एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का सेक्शन 7 है. फिर बाद में सेक्शन 8 और 9 में रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन की बात है कि भाई जो भी पैसा, जो भी मतलब आपने चाहे सर्विसेज दी हो, अगर आप इन्फोसिस कंपनी है तो ऑब्वियसली आपने सर्विसेज दी होंगी, सर्विसेज दी है तो भाई आप वो सर्विसेज देने से फटाफट पैसा रियलाइज करो और कहां पर लाओ वो पैसा? इंडिया में. एक बात. दूसरी बात, अगर आप L&T कंपनी हो या आप कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग या आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हो कोई, तो आपने कोई ना कोई चीज भेजी होगी बाहर, वहां का पैसा रियलाइज करो और फटाफट रिपेट्रिएट करो, वो वाला भी कंसेप्ट है. ऑथराइज पर्सन सेक्शन 10 ये बात करता है ऑथराइज पर्सन की कि भाई ऑथराइज पर्सन वो व्यक्ति है जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया है कि भाई तू कन्वर्ट कर सकता है इंडियन रुपीस को फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज को इंडियन रुपीस में. यही एक तरीका लीगल है
अगर आपको बाहर फॉरेन एक्सचेंज भेजना है, हवाला ट्रांजैक्शन करा, बैग में रख दिया, जूते में रख दिया, ये सब के सब इलीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं। इफ यू वांट टू एंटर, सेक्शन 3 साफ साफ बोलता है कि भाई अगर किसी इंडियन व्यक्ति को कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करना है तो भैया करना है तो सिर्फ ऑथराइज पर्सन के साथ में ही, अदर देन ऑथराइज पर्सन अलाउड नहीं है। Foreign exchange dealing must be done through an authorized entity such as authorized dealer, authorized dealer के साथ में करो। मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तब ऑथराइज पर्सन की डिटेल में, तब हम ये बात करने वाले हैं कि भाई क्या क्या ऑथराइज पर्सन आता है और होता कौन है ये। मनी चेंजर क्या होता है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एग्जाम्पल से देखेंगे कौन होता है, क्या काम करता है, वो सब चीजें हैं। एडजुडिकेशन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के प्रोविजंस हैं यहाँ पर। अथॉरिटी बनाई है भाई इन्होंने, कल के दिन आपने कॉन्ट्रमेशन किया, केस पे केस, तारीख पे तारीख चालू। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, ईडी नाम सुना होगा आपने, ईडी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा अपोजिशन वाले बोलते हैं, राइट। तो वो ईडी की बात है यहाँ पर। द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। अपील प्रोविजन allows for appeals to be made to special director appeals, AT appellate tribunal in case of dispute or grievances। तो कुल मिला के ये फीचर्स हैं किसके यार, फेमा के। फीचर्स क्या, अगर आप ध्यान रखो तो एक एक के बाद ये सेक्शंस आते जा रहे हैं हमारे पास। अब अपील के सेक्शन अलग हैं, इन्वेस्टिगेशन के अलग हैं, एडजुडिकेशन के, ऑथराइज पर्सन के, एक्सपोर्ट के, 7, 6, 5 अकॉर्डिंगली ये सेक्शंस हमारे पास काम के हैं। एनफोर्समेंट ऑफ फेमा थ्रू आरबीआई, याद रखना आरबीआई ही एकमात्र ऐसी अथॉरिटी है जो फेमा को कंट्रोल करती है। एक्सरसाइजेज ओवरऑल कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। एनफोर्समेंट ऑफ फेमा हैज बीन एंट्रस्टेड टू अ सेपरेट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस। अब फेमा को पढ़ना क्या है, याद रखना फेमा वैसे है तो बहुत छोटा, राइट, कम सेक्शंस हैं, बट आपको एक्ट पढ़ना है जिसमें कम सेक्शंस हैं। भाई हर चीज का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हर चीज का क्या है आपका, रूल्स एंड रेगुलेशंस है आपका। रूल्स बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशंस बनाता है आरबीआई। नोटिफिकेशन समय समय पर सर्कुलर्स इशू होते रहते हैं, मास्टर डायरेक्शंस भी इशू होते रहे, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं बहुत सारे। तो आपको सबको मिलाकर आपको अकॉर्डिंगली फेमा को पढ़ना पड़ता है। रूल्स आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। और भैया रेगुलेशंस कौन बनाता है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई फेमा एक्ट जो है, राइट, फेमा एक्ट जो है 1999 वाला, तो भाई इसमें टोटल कुल जमा सेक्शन कितने हैं, 49। और 49 के बात करें तो सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 49 तक तो ये तो पेनल्टी प्रोविजन हो गए। ये कौन से प्रोविजन हो गए, पेनल्टी, अपील वगैरह के प्रोविजन हो गए। कुल मिलाकर ये 1 से लेकर 1 सेक्शन को भी छोड़ दें, 2 में डेफिनेशन है, 3 को भी छोड़ दें, इतना काम का नहीं है, 4 को भी एक बार छोड़ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो ये सेक्शन है आपके। इंपॉर्टेंट मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपके 5 से लेकर 12, कुल जमा ये 7-8 सेक्शन जो हैं, इनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ये बहुत ज्यादा है, और यही फेमा में मेन क्रक्स है। बाकी तो क्या यार, एजुकेशन पेनल्टी सिंपल सिंपल है भाई, किस तरीके से पेनल्टी लगाना है, कितने पैसे देना है, कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, कितने टाइम में अपील फाइल करना है, किसको अपील फाइल करना है, कब अपील फाइल करना है, किसके अगेंस्ट में फाइल करना है। तो ये सारी की सारी चीजें सेक्शन 13 से लेकर 49 तक इतनी ज्यादा टेक्निकल नहीं है। बट जो सेक्शन देखो, सेक्शन 1 में क्या दिया है भाई, फेमा कब आया, 2 में है डेफिनेशन पार्ट, 3 में बोला है कि कुछ कुछ काम करना है तो एपी के थ्रू करो, ऑथराइज पर्सन के थ्रू करो। 4 सिंपल सा 3 लाइन का प्रोविजन है। 5 में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल। तो ये आपके जो 7-8 सेक्शन है ये बहुत काम के सेक्शन है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी भाई जो फेमा की प्रैक्टिस करते हैं वो यही सेक्शन से छापते हैं। चले,
अब हम प्रियम्बल की बात करें। प्रियम्बल एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ फेमा। Preamble. This act aims to consolidate and amend the law relating to the foreign exchange with the object of। हम अपना फेमा की बात करें उसके पहले एक बार हम पहले चार्ट से एक बार पढ़ लें कि भाई फेमा का कंसेप्ट क्या है। फेमा आया 1999 में, इफेक्टिव कब से हुआ? 1 जून 2000 से। पहली बात, फेमा के पहले हुआ करता था यार फेरा, रिवाइज्ड वर्जन 1973 वाला, अभी हमने थ्योरी नोट्स में देखा। फिर बाद में क्या आ गया आपका फेमा 1999। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, क्यों लेकर आए ये एक्ट? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। सब एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट जो होता रहता है उसको सुचारू रूप से चलता रहे, आराम से चलता रहे, प्रॉपरली सेटल्ड होता रहे, उसको बढ़ावा देने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन मार्केट इन इंडिया। सब आपको अगर फॉरेन मार्केट इंडिया में डेवलप करना है, इन दैट केस आपके पास कोई ना कोई एक रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए जो ये पूरी चीज को गवर्न करे। अप्लाइज, ये अप्लाई होगा ओवर होल ऑफ इंडिया। ये अप्लाई होगा किस पर? ओवर होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे भारत पे अप्लाई होगा। प्लस ये तो हुई एक बात, प्लस ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेज, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया। रिलायंस कंपनी की एक ब्रांच है साहब दुबई में है, तो ये दुबई पे जो इनकी सब्सिडी कंपनी बनाई है या ब्रांच खोली है या एजेंसी है या ऑफिस है रिलायंस का, ये इस पर भी फेमा अप्लाई होगा। ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेज, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। हम बोलेंगे इसको PRII। क्या बोलेंगे इसको हम? PRII। रिलायंस जो इंडिया में सिचुएटेड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो कंट्रोल कर रहा है बाहर की सब्सिडी कंपनी को। तो जो बाहर की सब्सिडी कंपनी है उसको भी फेमा का कंप्लायंस करना पड़ेगा। मतलब जब भी वो कोई ट्रांजेक्शन करेगा रिलायंस के साथ में, इन दैट केस दे नीड टू कंसीडर द फेमा प्रोविजंस आल्सो। दैट प्रोविजन शुड बी कीप इन माइंड। एनी कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन, जिसके ऊपर ये एक्ट लगता था वो भी एक्ट फेमा के दायरे में आएगा। बहुत ध्यान से, कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने कोई कॉन्ट्रावेंशन करा, बट कहाँ कॉन्ट्रावेंशन करा? आउटसाइड इंडिया। सब उसके ऊपर फेमा लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। थ्योरी नोट्स में एग्जाम्पल देखेंगे, एक्चुअल केस लॉस देखेंगे कि भाई किन किन के ऊपर फेमा कब कब लगता है। राइट, तो ये तो हमारा फर्स्ट चार्ट हुआ जो बात करता है एप्लीकेबिलिटी की। किस किस पर नहीं लगेगा? Not apply over citizen of India who are outside unless they are a resident in India। याद रखना, अब यहाँ पर हमें दो शब्द मिले, एक मिला सिटीजन ऑफ इंडिया और एक वर्ड मिला रेजिडेंट। याद रखना बहुत ध्यान से, फेमा में सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है कौन से वाले शब्द पे? रेजिडेंट इन इंडिया पे। और किसको याद नहीं किया गया है? सिटीजन ऑफ इंडिया को। सब नागरिकता फेमा में जीरो रेलिवेंस है। आपकी सिटीजनशिप क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फेमा एप्लीकेबिलिटी के लिए। आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, और रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स वाला नहीं, फेमा का खुद का डिफाइंड है। रेजिडेंशियल स्टेटस फेमा का खुद का डिफाइंड है, इन्होंने खुद ने डेफिनेशन दी है कि भाई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मतलब क्या। तो वो डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन उन्होंने खुद दी है कि भाई आपने अगर ये कंडीशन फुलफिल करी, इन दैट केस यू आर अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ये नहीं करी तो भैया आप हो गए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अकॉर्डिंगली फेमा के प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी चेंज हो जानी है। राइट, तो इंपॉर्टेंट चीज, सिटीजन आप हो नहीं हो इससे फेमा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब रेजिडेंट इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट चार्ट कंप्लीट हुआ। याद रखने वाली बात क्या है? 1 जून 2000 को फेमा इफेक्टिव हुआ। 1999 में आया था। फेमा किस पर लगेगा भाई? सब भारतीयों पे लगेगा, पूरे के पूरे भारत पे लगेगा, तो हम पर फेमा लग गया। दूसरी बात, कोई भी ऑफिस एजेंसी सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, किसकी कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया वाला पर्सन, फेमा लग गया आपका।
किसी व्यक्ति के ऊपर फेमा लगता था और वो भाई साहब ने जाके बाहर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो लॉ ने बोला इन दैट केस उस पर भी ये फेमा लग गया है। तो ये है एप्लीकेबिलिटी पार्ट किसका यार, फेमा का। चले भाई थ्योरेटिकल प्रोविजन देखे फेमा के अंदर क्या है, वो बात इंपॉर्टेंट है। चल तो भाई प्रियम्बल तो हम बात कर चुके हैं कि भाई फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट है और फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। Commencement. The Act 1999 came into force effective from 1 जून 2000 से आया। नोटिफिकेशन नंबर ये रहा आपका। अब सेक्शन 1 थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, चले डिटेल में बात करें, ऑल्ट के साथ बात करेंगे, मजा आएगा, गारंटी है। फेमा 1999 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे भारत पर फेमा लगता है। इन एडिशन it shall also apply to all branches, all offices, all agencies जो कहाँ सिचुएटेड है, आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी है जो कहां पर है साहब, दुबई में। रिलायंस कंपनी की सब्सिडी दुबई में है तो ये इससे प्रूफ नहीं होता कि फेमा लग गया। याद रखना उस सब्सिडरी कंपनी को ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, मतलब रिलायंस, तो फेमा लगेगा। अगर ये सब्सिडी को और कोई कंट्रोल कर रहा है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के अलावा, याद रखना पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में कॉर्पोरेट भी आती है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, रिलायंस, टाटा, बाटा, चाटा, ये सारी कंपनीज आती हैं आपकी किसमें, इसमें आती हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला पॉइंट तो भैया पूरे के पूरे इंडिया पे लगेगा एक्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, जो कंपनी इंडिया में बनी है, मतलब जिनको हम बोलेंगे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, वो कंट्रोल्ड कर रही हैं, ओन्ड कर रही हैं किसी ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी को जो कहां पर है, बाहर है, उस पर भी फेमा लगेगा। तो भैया रिलायंस कंपनी की जो दुबई में सब्सिडरी कंपनी है, ब्रांच है, ऑफिस है, उसको भी फेमा कंप्लाई करना पड़ेगा। Also to any contravention thereunder committed outside India by any person to whom this act applies, ऐसे व्यक्ति पर भी फेमा लगेगा जिसने कॉन्ट्रावेंशन तो कहा बाहर, बट उस पर क्या लगता था आपका, फेमा। द स्कोप ऑफ द एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड ब्रांचेस, ऑफिसेज, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया। द स्कोप ऑफ दस वाइड इनफ बिकॉज द एम्फेसाइज इज ऑन द वर्ड, कौन से शब्द पर मेन एम्फेसाइज है, owned and controlled contravention of FEMA committed outside India by any person to whom this act applies will be covered under the FEMA, वो भी covered होगा FEMA में। चले अब हम बात करें ऑल्ट की प्रोविजन को, अब अपन देखते हैं पूरा का पूरा कि भाई है क्या एक्चुअल में, राइट, कौन कौन से केसेस आएंगे। तो एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन, फिर से बोल रहा हूं, ये ऑल्ट जहां जहां जिस जिस प्रोविजन के नीचे ये येलोइश कलर में जो ये ऑल्ट दिया गया है, मतलब आशीष लीगल टेक, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना, लिखना हो तो भी कोई बुराई नहीं है, बट जो प्रोविजन आपका है वो लिखो बिंदास आराम से, बट हाँ यहां समझकर आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दोगे कोई टेंशन नहीं है, ये भी सही है, बट ये आपको एग्जाम में याद रखना, ये सिर्फ आपको क्यों दिया गया है, समझने के लिए। आप चाहो तो ये लिख दो इस फॉर्मेट में, कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि सब ये भी बिल्कुल वही वर्जन है जो लॉ में दिया है, बट हमने उसको ब्रेक डाउन किया है सिंपल तरीके से। कवरेज विद इन इंडिया, इंटरनेशनल कवरेज है। डेफिनेशन में अगर ध्यान से देखो दो पार्ट है। द फेमा 1999 अप्लाइज टू एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया, ये तो हो गया कवरेज विद इन इंडिया। इंटरनेशनल कवरेज की बात करें, the act also extends to all branches, offices, agencies located outside India that are owned or controlled by PRII by someone who lives in India. Any violation of FEMA committed outside India by any person जिसके ऊपर ये एक्ट लगता था उसकी हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा और अगर हम एक्सटेंड करके पढ़े तो कंसेप्ट क्या होगा, द ओन्ड और कंट्रोल, द एक्ट स्पेसिफिकली इंक्लूड्स एंटिटी आउटसाइड इंडिया, आपने कोई कंपनी बाहर बनाई, दैट आर ईदर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द इंडियन रेजिडेंट्स, इंडियन रेजिडेंट्स का ओन्ड है मतलब उनका पैसा लगा है,
या कंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो इंडियन रेजिडेंट्स की बात है। दिस मीन्स दैट if an Indian resident has a branch, office, agency in another country, FEMA still applies to those entities which are situated outside India। नहीं आया समझ में? मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अब ये जो एक हमारे पास लाइन चल रही है, ये वाली लाइन कि भाई किसी व्यक्ति के ऊपर फेमा लगता था, बंदे ने वायलेशन करा, इसका मतलब क्या? वायलेशन आउटसाइड इंडिया, एनी ब्रीच ऑफ फेमा रूल्स कमिटेड आउटसाइड इंडिया by a person to whom this act applies, example Indian resident, Indian company, वो भी कवर्ड है फेमा में। अब इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा एक्सटेंडेड पढ़े विद लाइव एग्जाम्पल के साथ में कि किस तरीके से होता है काम। अच्छा, ये वाली चीज आपको सिर्फ नॉलेज बेस पर है, ये पॉइंट को मजबूत कर देगी। ये जो दिमाग में आपके एक डाउट था ना कि यार ये पॉइंट क्या बोल रहा है एक लाइन में, उसको हमने एक्सटेंडेड वर्जन में लिखा है। The FEMA of Indian governs foreign exchange transaction and ensure that foreign exchange dealing are carried out in an orderly manner। Critical point। अगर आपने वायलेट करा है तो भाई वायलेशन ऑफ FEMA कैन अकर कब कब होता है? When individual or entities in engage in activities that contravene the regulation stipulated under this act। आपने अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस का कॉन्ट्रावेशन करा तो वायलेशन माना जाएगा। इवन इफ दीज एक्टिविटीज टेकन आउटसाइड इंडिया, भले ही वो एक्टिविटी, भाई कॉन्ट्रावेंशन करना अलग चीज है, कहाँ करा वो अलग चीज है। लॉ ने बोला साहब आपके ऊपर फेमा लगता था, आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक एंटिटी हो, आपके ऊपर फेमा लगता था, आपने कॉन्ट्रावेंशन कहाँ करा? भारत के बाहर, हमें मतलब नहीं है, हम तो फेमा के प्रोविजन के हिसाब से केस कार्रवाई करेंगे सेक्शन 13 से लेकर। एग्जाम्पल्स देखें, इलीगल हवाला ट्रांजेक्शन करते हैं। हवाला ट्रांजेक्शन मतलब यहां से कैश भिजवाया, वहां से ऑनलाइन पैसा आया, दैट इज कॉल्ड हवाला ट्रांजेक्शन। सबको पता है हवाला क्या होता है। हवाला इज अ इनफॉर्मल मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ करेंसी। पेपर पे पैसा चला गया, पेपर पे पैसा आ गया। अरे भाई आपको से फॉर एग्जाम्पल इंडियन रुपीज बाहर भिजवाना है तो क्या होगा? हवाला ट्रांजेक्शन में क्या होता है साहब, आप हो एक इंडियन रेजिडेंट, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अब इसको दुबई पैसा भिजवाना है, राइट? तो क्या करेगा साहब, ये जो कैश है, सही तरीका क्या है भाई? ऑथराइज पर्सन के थ्रू भिजवाओ। बट ये क्या करेंगे साहब, ये जो कैश है ये देंगे एक हवाला वाले व्यक्ति को, बराबर है। हवाला वाला व्यक्ति क्या करेगा, दुबई में जो इसका बंदा बैठा है एक और हवाले वाला, उससे बात करेगा, उसको बोलेगा यार आप एक काम करो, सब यहाँ पर एक शेख साहब हैं, ये शेख साहब को आप सब 10 लाख रुपए के दुबई करेंसी दे दो। याद रखना पैसे का मूवमेंट नहीं हुआ, इनका बुक्स में एंट्री हो गई कि भाई हमने 10 लाख रुपए ले लिए इनसे और इन्होंने यहाँ 10 लाख रुपए के कन्वर्टेड दुबई करेंसी इनको दे दी है। इट इज कॉल्ड हवाला ट्रांजेक्शन। एक्चुअल में मूवमेंट जब होगा तब होगा, बट फॉर द टाइमिंग ये व्यक्ति का काम बन गया अपना अपना, और ये लोग बाद में अपना अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेटल करते हैं। ये होता है आपका हवाला ट्रांजेक्शन। मना है भैया। हवाला is an informal method of transferring money without the actual movement of currency. It is often used to evade taxes, circumvent the formal banking system. Engaging in हवाला transaction outside India, ये फेमा का वायलेशन है। Undisclosed foreign assets. If an individual or an entity hold foreign assets या बैंक अकाउंट विदाउट डिक्लेयरिंग टू द इंडियन अथॉरिटीज, अगर आपने कोई फॉरेन एसेट होल्ड करी है या आपने कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है विदाउट, और आपने इंडियन अथॉरिटीज को नहीं बताया, तो ये भी वायलेशन है फेमा का। फॉर एग्जांपल, इफ एन इंडियन रेजिडेंट ओपन अ बैंक अकाउंट इन अ फॉरेन कंट्री एंड फेल्स टू रिपोर्ट इट, दिस कैन लीड टू द लीगल रिपरकेशंस अंडर द फेमा। समस्या है। ओडीआई विदाउट अप्रूवल, इंडियन एंटिटीज मेकिंग इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, तो भाई आपको फेमा का कंप्लायंस करना है। If any Indian company invest in a foreign entity without obtaining the necessary approval from the RBI, it is considered a violation। इसको हम क्या मानेंगे?
कि भाई तूने कॉन्ट्रावेंशन किया है, तुझे सजा मिलेगी। अनडिस्क्लोज अनडॉक्यूमेंटेड रेमिटेंस, भाई बिना डॉक्यूमेंट को रेमिटेंस कर रहे हो। अरे हमने पढ़ा है ना यार, चुनाव के टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर सब कैश नहीं ले आ सकते थे। जब भी कैश मिला है तो उसको पुलिस वालों ने जब्त कर लिया है। क्यों? आपने उसका रीजन नहीं दिया। सेंडिंग मनी अब्रॉड थ्रू unauthorized channel or proper without documentation can breach FEMA regulation. For instance, if an individual transfer fund to a relative overseas without following the prescribed procedure, it would be a contravention. अरे ये तो छोड़ो, इंडिया में अगर आप 50 लाख रुपए ले जा रहे हो ट्रेन से कैश बैग में भर के पीठ पर, और कल के दिन अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया, वो आपसे पूछेंगे ये 50 लाख रुपए कहाँ से आया। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, नहीं है वो जब्त कर लेंगे, इनकम टैक्स वालों को बुला लेंगे, लगा दो जीएसटी वाले को भी बुला लेंगे। नॉन रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, when an Indian entity earns foreign exchange through exports or other means, it is required to, आपको वो पैसा कहाँ लाना है? भारत में लेकर आना है। नहीं करा तो कॉन्ट्रावेंशन है किसका? फेमा का। अब एक हसन अली खान का केस था। Hassan Ali Khan, an individual businessman, was accused of making massive money laundering and tax evasion involving billions of dollars snatched in a foreign bank account. भाई साहब खूब पैसा भरा था वहां पर। He allegedly violated FEMA by not disclosing, इन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं करा, by conducting illicit financial transaction outside India. ईडी साहब इनकम टैक्स वाले ने इन्वेस्टिगेट करा उनका केस और ही फेस्ड चार्जेस अगेंस्ट दी फेमा। फेमा उनके ऊपर लगा था। क्यों? आपने इतना पैसा बाहर करा, इंडिया वालों को बताया क्या? गवर्नमेंट को नहीं बताया। फॉरेन एसेट्स बाहर परचेज करी, बताया क्या? नहीं बताया। These examples illustrate the types of activities that can lead to FEMA violation when conducted outside India. The enforcement agencies such as ED, Enforcement Directorate, are responsible for investigating and taking action against the individual or entities that breach these regulation. एक और हमारे प्रिय साहब का एग्जाम्पल है, that is called विजय भैया, विजय माल्या केस। इन्होंने भी ऐसे ही करा था। बैकग्राउंड, विजय माल्या एन इंडियन बिजनेसमैन एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बताओ भाई साहब एमपी थे ये, was the owner of the Kingfisher Airlines and various other businesses. He faced multiple charges related to financial irregularities, money laundering, defaulting on loans वगैरह वगैरह वगैरह। एसबीआई वाले बेचारा कितनी बार पैसा वापस करने गया है एसबीआई को, लेकिन एसबीआई वालों ने भगा दिया कि भाई लंच टाइम है हमारा। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आपने पढ़े होंगे व्हाट्सएप पे मैसेजेस। FEMA violation, undisclosed foreign assets and bank account. Vijay Mallya was found to have undisclosed foreign assets and bank account. These assets were not reported to the Indian authorities, constituting a violation of FEMA regulation. Money laundering. It was alleged that the Mallya diverted loan funds obtained from the Indian banks to various offshore countries' accounts. This act of spawning funds and transferring them abroad without proper documentation, ये भी breach है, ये भी इनके ऊपर लगा है। Illegal fund transfer. ED and the CBI accused Mallya of using a network of shell companies. Shell companies मतलब वो कंपनीज जो पेपर कंपनीज हैं, एक्चुअल में ये कुछ काम नहीं करती, that is called shell companies, to transfer money abroad illegally. These transactions were carried out without adhering to the guidelines set by the FEMA. Legal action. ED. The ED investigated Mallya under the PMLA or FEMA. The agency attached several of his property assets both on India and abroad. एक्सट्रैडिक्शन की बात हुई थी, याद आया, पेपर में आपने पढ़ा होगा। विजय माल्या भैया ये चला गया यूके इन 2016। द इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है वहां की कोर्ट को, भारत में इनको दे दो यार, हमको प्रत्यार्पण कर दो। और फाइनेंशियल फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग, इन 2018 a UK court ordered his extradition to India through Mallya has contested this decision. Outcome, भाई ये हाई प्रोफाइल केस है, बट हाँ कभी ना कभी तो लाएंगे इनको यहाँ पर। अभी तक तो फिलहाल ये माल्या साहब यहाँ नहीं आए हैं। चल फिर हम बात करें यार डेफिनेशन पार्ट की, कि भाई डेफिनेशन पार्ट में क्या क्या है फेमा में, वो है। तो ये तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड, फेमा क्यों आया, फेमा में क्या था, सेक्शन 1 क्या होता है, सेक्शन 1 तक हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट फेमा का पढ़ लिया है। आगे
चले भाई, अब हम बात करें यहाँ डेफिनेशंस की बात करें तो भाई सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी है? सेक्शन 2C में। और ये डेफिनेशन यूं ही नहीं सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ऑथराइज पर्सन मतलब क्या? एक शब्द में बोले, ऑथराइज पर्सन वो पर्सन है या वो एंटिटी है, वो कंपनी है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है। काहे के लिए? कि भाई कल के दिन अगर आशीष गुप्ता को 10 लाख रुपए बाहर भेजना है तो मैं इलीगल रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मैं क्या करूंगा भाई? ऑथराइज पर्सन के पास जाऊंगा। से फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपके शहर में जो भी हेड ब्रांच होगी, से फॉर एग्जांपल आपके शहर में एसबीआई है, जमाने भर की ब्रांचेस हैं, बट हेड ब्रांच एक ही होगी। मेन ब्रांच जो होगी वहां पर जाओ, एक काउंटर लगा होगा, वहां पर लिखा होगा ऊपर ऑथराइज पर्सन। मीन्स ऑथराइज डीलर, ऑथराइज पर्सन में ऑथराइज डीलर आता है, मनी चेंजर आता है। भाई ये मनी चेंजर वो नहीं है जो साहब 500 का नोट लेके गया, बोला चेंज करके दे देना यार, उसको मनी चेंजर ना। आईएनआर को जो फॉरेन करेंसी में चेंज करता है उसको मनी चेंजर बोलते हैं। खुले छुट्टे वाले की बात नहीं कर रहे। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ओबीयू या एनी अदर पर्सन जिसको ऑथराइज किया है सेक्शन 10(1) में, काहे के लिए? टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज, इस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे यार? एपी। तो भाई एपी मतलब क्या? 4 लोग, ऑथराइज पर्सन, मनी चेंजर, ओबीयू ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, एनी अदर पर्सन जिसको ऑथराइज करा गया है सेक्शन 10(1) में, दो काम करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे यार? ऑथराइज पर्सन। तो मेरे ख्याल से चार्ट से डेफिनेशन समझ में आई है। थ्योरेटिकल देखें, एग्जाम्पल्स देखें, समझ में और आएगा। चले, तो भाई ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन तो सेक्शन 2C में है। कहां पर है? 2C में। देखो 3 लोग, 1 2 3, ये तो ठीक है, बेसिक हो गया। तो ये 3 पर्सन हैं जिनको स्पेशली बोला है कि भाई आप ऑथराइज पर्सन हो। तो ये 3 है और सी भी ABC में 3rd नंबर पे आता है। तो याद रखने के लिए ये तरीका सही है कि भाई ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन 2C में दी गई है। Authorized person means an authorized dealer, money changer, offshore banking unit, any other person for the time being authorized under section 10(1) of the FEMA to deal in foreign exchange या foreign securities में, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? आप कौन हो? authorized person। चले, सेकंड ऑल्ट देखें हम, डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज पर्सन एक्सप्लेनेशन। ये तो है, एन ऑथराइज पर्सन इज अ पर्सन और अ एंटिटी दैट हैज बीन ग्रांटेड परमिशन बाय, कौन दे रहा है परमिशन? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई, और किसी की बात नहीं है। टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज, दीज एंटिटीज आर परमिटेड टू ऑफर सर्विसेज सच एज, करेंसी एक्सचेंज की सर्विसेज देते हैं ये, फैसिलिटेटिंग रेमिटेंस एंड मैनेजिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, एनआरओ एनआरई, ये सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब ऑथराइज्ड पर्सन के कितने टाइप्स होते हैं? पहला है कौन? ऑथराइज्ड डीलर। दीज आर टिपिकली बैंक्स एंड एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन authorized by the RBI to deal in foreign exchange. They handle transactions such as remittance, exchange, trade related services भी प्रोवाइड करते हैं। अरे भाई आप इंडिया में हो, आपकी एक कंपनी बाहर है या बाहर आपके परचेजर सेलर है, तो जो ट्रेड वाला अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट जो होना है, पैसा भेजना है, तो वो होगा इन्हीं के थ्रू। मनी चेंजर, दीज एंटिटीज, ये इंडिविजुअल नहीं होते हैं, आर ऑथराइज टू एक्सचेंज फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स, ट्रेवलर चेक। ट्रेवलर चेक मतलब आप बाहर विजिट करने जा रहे हो या तो पैसा ले जाओ, आपके एटीएम कार्ड चलते नहीं है वीजा वाले, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड तो अलग बात है, राइट। तो लॉ ने बोला आप एक काम करो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, दिल्ली वाली ब्रांच से, आपकी कोई भी ब्रांच से, मेन ब्रांच से जो ऑथराइज हो,
वहां से एक ट्रेवलर चेक ले जा 10 लाख का, और वहां बाहर जाना जब दुबई घूमने के लिए तो 10 लाख रुपए का चेक प्रेजेंट करना इनकी ओबी यूनिट को, तो सब वो आपको पेमेंट 10 लाख रुपए कर देंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रेवलर चेक। सेफ बहुत होता है। Into Indian currency or vice versa, they typically include currency exchange businesses and certain banks. इनको हम क्या बोलेंगे आपका, ये कौन है यार, ऑथराइज डीलर। तो पहला कौन हुआ हमारा, ऑथराइज पर्सन, जिसको हमने सॉरी ऑथराइज पर्सन में पहला कौन हुआ, ऑथराइज डीलर। दूसरा कौन हुआ आपका, मनी चेंजर। तीसरा हुआ ओबीयू। ओबीयू मतलब ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। दीज आर दी ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बाहर एक ब्रांच है, और अ फॉरेन बैंक लोकेटेड इन एसईजेड। एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अरे भाई एसईजेड इंडिया में बहुत सारे अलग अलग एरियाज को गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए स्पेशली ऑथराइज कर रखा है, और उनको एसईजेड का जरिया दे रखा है। अब अगर आपको हमने नॉमिनेट किया है दैट पर्टिकुलर एरिया शुड बी एसईजेड, तो फायदा क्या है, कस्टम एक्ट में एसईजेड को हम इंडिया का पार्ट नहीं मानते। उसी तरीके से इन्होंने बोला है कि अगर कोई एसबीआई की ब्रांच है एसईजेड में, एसईजेड है तो एक्चुअल में भारत में, बट उस पर्टिकुलर ब्रांच दैट इज सिचुएटेड इन द एसईजेड एरिया, that branch should be treated as a OBU, over offshore banking unit, authorized to conduct offshore banking transactions, right? Other authorized person, this category includes any other entity authorized by the RBI to deal in the foreign exchange security, such as financial institution offering forex services, certain types of investment firms। इन सबको हमने बोला है, क्या बोला है इन सबको हमने, इन सबको हमने बोला है ऑथराइज्ड पर्सन। एग्जाम्पल ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। अब ऑथराइज्ड पर्सन का एग्जाम्पल, सबसे पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI is one of the largest authorized dealer in India, providing a wide range of foreign exchange services। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है SBI? फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल रेमिटेंस, अगर आपको बाहर पैसा भेजना है हम हेल्प करेंगे आपकी। करेंसी एक्सचेंज फॉर ट्रेवलर्स एंड बिजनेसेस, ठीक है, अगर कोई बाहर घूमने जा रहा है, ट्रेवल करने जा रहा है, तो भाई ट्रेवलर चेक हमसे ले जाओ आप। ओपनिंग मैनेजिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट, फॉरेन करेंसी बाहर वालों के इंडिया में बहुत सारे अकाउंट्स खुलते हैं, वो अकाउंट जो ओपन करोगे आप वो हमारे पास कर लो आप। प्रोवाइडिंग ट्रेड फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट LC देते हैं। बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्टर वालों के बीच में लेटर ऑफ क्रेडिट का ट्रांजेक्शन होता है। ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इन फॉरेन सिक्योरिटीज। तो ये तो हुआ हमारा ऑथराइज डीलर, बराबर। अब एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में विज्ञापन आता रहता है कि भाई आपको फलानी थाईलैंड घुमाएंगे साहब, वो 50,000 रुपया में पर पर्सन। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड एग्जाम्पल। A leading travel and financial service company, Thomas Cook India Limited is an authorized money changer। इनको हम क्या बोलेंगे, इसको ऑथराइज करा है एज अ मनी चेंजर, किसने, RBI ने। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वही सारी सर्विसेज हैं। करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज फॉर ट्रैवलर, issuance and encashment of traveler check, prepaid forex card for international travel, remittance services for sending money abroad। यहाँ पर ये LC वाला काम नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, ऑथराइज डीलर। यहाँ पर सिर्फ वो फॉरेन ट्रेवल को आपको प्रॉपरली मैनेज हो, सुविधाजनक हो, उस पर्पस के लिए काम करता है। These examples illustrate the range of entities that are classified as an authorized person under FEMA, highlighting their role in facilitating and regulating foreign exchange transaction in compliance with the Indian law। इंडियन लॉ के हिसाब से आपको कंप्लाइंस करना है। तीसरा एग्जाम्पल, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। हर एक पॉइंट का हमने एग्जाम्पल भी देखा है, राइट। तो भाई ICICI बैंक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट SEZ में है। ICICI बैंक, द ICICI OBU, OBU मतलब ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, भैया ये कहां पर है, गुजरात में IFSC सेंटर में। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट सिटी में है। तो वो जो आपकी ICICI बैंक की ब्रांच है गिफ्ट सिटी में गुजरात में, उस पर्टिकुलर को हमने क्या बोला, आप कौन हो भाई, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। सर्विस प्रोवाइडेड, ट्रेड फाइनेंस, providing trade finance solutions including letter of credit, trade credits, export import financing। मतलब
ओबीयू का भी वही काम है जो एक ऑथराइज डीलर का होता है। फॉरेन करेंसी लोन्स, ऑफरिंग लोन्स इन फॉरेन करेंसी टू इंडियन कंपनीज फॉर देयर इंटरनेशनल ऑपरेशंस। Depository services, maintaining foreign currency deposits for businesses. Forex services, providing foreign exchange services including currency swap. Currency swap मतलब change of currency। इसका मतलब ये है आपको आईएनआर को डॉलर में चेंज करना है, that is called currency swap। एंड हेजिंग सॉल्यूशंस टू मैनेज करेंसी रिस्क, बिजनेस में बहुत होता है ये करेंसी रिस्क में। अरे भाई ऊपर नीचे आपने आज ट्रांजेक्शन करा डॉलर में 82 रुपीज के भाव में, रात को सब 82.5 हो गया, 50 पैसे पर डॉलर का नुकसान या फायदा, एक पार्टी का नुकसान एक को फायदा, तो वो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए करेंसी रिस्क होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज सच एज सिंडिकेशन ऑफ लोन, अंडरराइटिंग, एडवाइजरी सर्विसेज फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ओबीयू। मतलब अगर लॉजिकल देखे तो ओबीयू वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सीधी बात है, दो लोगों के बीच में, एक भारत में है एक बाहर है, आपको जो भी चीज चाहिए ओबीयू है आपके लिए। वेल्थ मैनेजमेंट, कैटरिंग टू द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स with offshore wealth management and investment solution. Features of OBU, regulatory framework. OBU are governed by specific regulation issued by RBI and operate under the guidelines provided for SEZ. Tax benefit, OBU benefit from various, बहुत सारे exemptions, बहुत सारे tax benefit दिए जाते हैं। Facilitation of international trade, OBU plays a crucial role in facilitating international trade by providing efficient banking services that support cross-border transaction. OBU like ICICI Bank unit in Gift City SEZ help enhance Indian competitiveness। आप अच्छा एग्जाम में आता है ना, तो आप बिल्कुल लिख कर आ सकते हैं ऑथराइज डीलर के सामने एसबीआई का नाम, मनी चेंजर के सामने थॉमस कुक का नाम, आईसीआईसीआई बैंक, ओबीयू, गिफ्ट सिटी लिख सकते हैं साहब ओबीयू के सामने। एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जामिनर के ऊपर बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये तो हमने बात करी है किस चीज की यार, आपकी फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड ऑथराइज पर्सन की। चल चार्ट में दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो एक आएगा आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का। चले भाई, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन 2E में है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन कहां पर है आपकी 2E में। मींस अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्लस कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, मैंने पहले ही बोला था भाई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आपकी बैलेंस शीट आइटम्स को अफेक्ट करते हैं, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में मतलब से फॉर एग्जांपल साहब मैंने कोई अमेरिका में, वहां के अमेरिका के नरीमन पॉइंट पे मैंने कोई एक प्रॉपर्टी परचेज करी, तो लॉ ने बोला आपका एसेट्स परचेज करी, आपका एसेट्स में एडिशन हुआ। मैंने बाहर से, इंडिया के बाहर से कोई एक पर्टिकुलर लोन लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, तो भी करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ। बाहर वाले ने इंडिया के नरीमन पॉइंट, एक्चुअल नरीमन पॉइंट मुंबई में उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ। आपने लोन लिया था, पैसा वापस कर दिया बैंक का, ये भी लोन कम हो गया, ऑल्टर हुआ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपके कहां पर आएंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। सेक्शन कहां होगा यार 2E, which alter the assets and liabilities including contingent liability outside India of a person resident in India, या फिर assets and liabilities in India of a person resident outside India plus इसमें वो सारे ट्रांजेक्शन भी शामिल हैं जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में इंक्लूड हैं। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, जब आएगा तब बात करेंगे कि भाई व्हाट आर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कौन कौन से स्केड्यूल्स बनाए, PRII के लिए, PROI के लिए प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, अलाउड ट्रांजैक्शन है, तो बहुत सारी चीजें हैं कहां पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिस्ट में। चले थ्योरी से पढ़े कंसेप्ट क्या है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का। तो भाई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर द
assets and liabilities including contingent liabilities outside India of a PRII। अरे भाई सीधी बात है, मेरी अगर हमने क्या बोला था, फेमा में कोई भी ट्रांजैक्शन होना है तो एक चीज इंडिया में होगी, व्यक्ति इंडिया में, एसेट्स बाहर, या फिर वो जो एसेट्स है या लायबिलिटी है वो कहां पर है, इंडिया में, और पर्सन कहां है, PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इंक्लूड्स अ ट्रांजैक्शन जो रिफर्ड है 6(3) में, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में। तो सेक्शन कौन सा है कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन का, 2E। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन डिटेल में कहां बताए हैं, 6(3) में। चले ऑल्ट देखें अपना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पे। A capital account transaction involve change in assets or liability. Let's in a simplified way. Change in assets and liabilities मतलब it includes any transaction that changes the financial holding मतलब assets में, या financial obligation मतलब liabilities में, specific changes outside India of a person resident outside in India, PRII. If an Indian resident मैं एक प्रॉपर्टी परचेज करता हूं बाहर तो मेरी एसेट्स में चेंज हुआ। इफ एन इंडियन रेजिडेंट टेक्स अ लोन फ्रॉम अ फॉरेन बैंक तो मेरी इंडियन एसेट्स लायबिलिटी में चेंज हुआ। इन इंडिया ऑफ अ PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इफ अ फॉरेनर बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया, नरीमन पॉइंट पे बाहर मिस्टर जॉन ने, मिस्टर कैमिल ने, मिस्टर ट्रंप ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी तो भाई आपके एसेट्स में चेंज हुआ। अगर उन्होंने कोई इंडियन SBI से, वो धोनी जी ऐड कर रहे हैं ना साहब, SBI, सिंपली बैंक, ये वो फलाना बैंक, तो फॉरेनर ने कोई वीडियो KYC करते हुए कोई अकाउंट खुलवाया SBI में, वहां से लोन लिया है और लोन मिल गया, मान लो मिल गया, तो वो लायबिलिटी में चेंजेस हुआ। सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ट्रांजेक्शन, दिस इंक्लूड्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर लिस्टेड इन सेक्शन 3 ऑफ द फेमा। These are detailed transactions that further describe what is considered as a capital account transaction. Example की बात करें, Indian resident investing abroad. An Indian citizen buys shares in the company in the USA. This transaction changes the citizen assets outside India, मतलब ownership of foreign shares. Foreign resident ने invest करा इंडिया में तो भाई ownership of Indian company में। Indian resident taking foreign loan, an Indian company takes a loan from a bank in the UK, London. This transaction changes the company liability outside India, debt to the foreign banks, या उल्टा यहां पर आपकी ये कंसेप्ट है। तो भाई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे इन्वॉल्व चेंज इन द फाइनेंशियल होल्डिंग दैट हैव द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। द रूल्स कैन बी कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली यार 6(3) इतना आसान नहीं है, बट हाँ बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाएंगे जब ये आएगा 6(3) का कंसेप्ट। बोथ द आउटवर्ड एंड इनवर्ड फ्लो ऑफ कैपिटल आर रेगुलेटेड टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन समरी, अ capital account transaction involves financial transaction that changes the assets and liabilities of a Indian resident outside India, या बाहर वाले की। यहां पर ये आपका कंसेप्ट है किसका यार, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का, करेक्ट। तो भाई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सिंपल है, बहुत सिंपल, इजी तरीके से समझाया है। अब इसी वाले चार्ट पर हमारे पास एक डेफिनेशन है किसकी, करेंसी की। अरे भाई करेंसी मतलब इतने सारी तरह की चीजों को हमने करेंसी, वैसे करेंसी तो हमारे दिमाग में गांधी जी है, बट इतनी सारी चीजों को इन्होंने करेंसी में डिस्क्राइब किया है। 2H बोलता है करेंसी का, एज सच ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंक्लूड्स ऑल करेंसी नोट्स, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, या और किसी चीज को RBI नोटिफाई करा है, इतनी सारी चीजों को हमने करेंसी की डेफिनेशन में शामिल किया है। चाहे वो पेपर फॉर्म में हो, चाहे स्टैम्प पेपर फॉर्म में हो, मतलब कोई ऐसा लीगल आया हो, चाहे चेक फॉर्म में हो, इक्विवेलेंट टू करेंसी मानेंगे। क्योंकि लॉ ने बोला आज दिन 2 दिन बाद जब वो क्लियर हो जाएगा तब पैसा जेब में जाएगा। अरे भाई चेक भी तो करेंसी है, डिसऑनर नहीं हुआ तो अलग बात है, राइट। चले करेंसी की बात।
करेंसी की डेफिनेशन और देखें हम, तो करेंसी में ये सारी चीजें तो शामिल होंगी जो 2H में है। अब करेंसी में पहला, करेंसी नोट मतलब क्या? जो आपके पास गांधी जी रखे हैं बैंक के नोट या जो सिक्का रखा है आपके पास पर्स में, वो होता है करेंसी। पोस्टल नोट मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सेंडिंग मनी थ्रू द पोस्टल सिस्टम, पोस्ट के थ्रू जो आप पैसा भेजने रिसीव करने का कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड पोस्टल नोट्स। पोस्टल ऑर्डर सिमिलर होता है, यूज्ड टू सेंड मनी वाया पोस्ट बट टिपिकली विद अ फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड पोस्टल ऑर्डर। मनी ऑर्डर, अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी थ्रू द पोस्टल सिस्टम। चेक सबको पता है, ड्राफ्ट सबको पता, अरे डीडी सबको पता है। ट्रेवलर चेक प्री प्रिंटेड होता है। फिक्स्ड अमाउंट चेक डिजाइन फॉर ट्रेवलर्स टू यूज एज अ सेफ मनी टू कैरी। भाई बाहर जाओगे, बाहर किसी ने जेब काट ली तो आपका कैश चला गया, गांधी जी चले गए, बट आप ट्रेवलर चेक ले जाते हो कोई टेंशन नहीं, रिफंड हो जाता है चोरी के केस में। लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द बैंक गारंटी दैट दी, अरे भाई क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पता होगा मेरे ख्याल से। एक होता है फॉर एग्जांपल साहब, इंडिया वाला होता है आपका एक्सपोर्टर, और बाहर वाला क्या होता है, या हम उल्टा लें एग्जांपल, लेटर ऑफ क्रेडिट में कौन होगा साहब, एक होगा यार आपका इंडिया वाला है इंपोर्टर और बाहर वाला क्या है एक्सपोर्टर। अब यार ये बंदा बाई चांस साहब चाइना से है या कहीं से भी है, राइट। अब क्या होगा, इंडिया वाले को इंपोर्ट करना है कोई चीज चाइना से, तो ऑब्वियसली ये पेमेंट देगा इसको। अब होता क्या है, इंडिया वाला बोलता है कि भाई पहले आप हमें गुड्स भेजो, फिर आपको हम पेमेंट देंगे। चाइना वाला क्या बोलेगा, भाई पहले तू हमें पेमेंट दे, फिर हम तेरे को गुड्स भेजेंगे। अरे ये तो वही कंसेप्ट हुआ ना, जैसे मूवीज में नहीं होता था पुरानी मूवीज में, वो सब विलन वो हीरोइन को किडनैप करके ले गया, फिर वो हीरोइन को, फिर वो हीरो जाता था काली पहाड़ी के पीछे, फिर वो बोलता था वहां पर कि भाई पहले ब्रीफ केस फेंको, बोलता नहीं पहले लड़की छोड़, तो ये सब चीजें होती थी। सेम कंसेप्ट एलसी में है, तो वही चीज चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो बैंक बीच में आ गए, से फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, और ये एसबीआई की ब्रांच है, बराबर है। ये दोनों ब्रांच ये पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को विद द हेल्प ऑफ एलसी क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। इंपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा एसबीआई को कि सर आप ये पर्सन बाहर वाले के फेवर में एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दें। ये इसको पैसे देगा कुछ, वो उसको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगा। ये इसको बोलेगा कि भाई तेरे पैसे आ चुके हैं, तू ये ट्रांजेक्शन कर दे। तो कुल मिला के ये जो ट्रांजेक्शन होता है एक विश्वास का, इम्प्लीमेंटेशन का, ये एलसी के थ्रू होता है। बैंक गारंटी एसबीआई that a buyer's payment to a seller will be received on time and for the correct amount, उल्लू नहीं बनाएगा वो। बिल ऑफ एक्सचेंज सबको पता है भाई, रिटन ऑर्डर बाइंडिंग वन पार्टी टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी एट अ फिक्स डेट, अरे नेगोशिएबल में पढ़ा है ना। प्रोमिसरी नोट भी पढ़ा होगा, क्रेडिट कार्ड सबकी जेब में रहता है, गलत चीज है बहुत। अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स ये रहेगा, फिर आपको एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके करेंसी में आती हैं, राइट। चल, तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन है, करेंसी की। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने पहले तो देखा फेमा का ब्रीफ बैकग्राउंड, कब आया, किस पर लगेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई यहाँ का था बाहर जाके फ्रॉड कर दिया, साहब माल्या साहब हमारे, राइट, उन पर भी ये फेमा लगता है। फिर हमने बात करी डेफिनेशन पार्ट की, दो मुख्य डेफिनेशन। 2C में ऑथराइज पर्सन है, चार लोगों में इंपॉर्टेंट ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एग्जाम्पल से बताया है कौन होता है, मनी चेंजर कौन होता है, ऑथराइज डीलर कौन होता है। फिर 2E में आपकी डेफिनेशन क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की, जो ऑल्टर करता है एसेट्स एंड लायबिलिटी, यहाँ वाले की बाहर, बाहर वाले की भारत में। तो हमने क्या बोला, और प्लस इंक्लूड होंगे कुछ ट्रांजेक्शन जो 6.3 में मेंशन है। करेंसी की डेफिनेशन एज सच ज्यादा काम की नहीं है हमारे पास, बट फिर भी ओवरऑल कंसेप्ट ये है आपका फेमा में, राइट। तो ये हमारा फेमा में कंसेप्ट हुआ किस चीज का, अभी ये तो हमने डेफिनेशन पार्ट देखी है, आगे तो बहुत सारी चीजें हैं फेमा में। फॉर द टाइमिंग ये डेफिनेशन है, फिर हमारे पास और भी डेफिनेशन है, ये तो चालू हुआ है फेमा। चलो, थैंक यू।